बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज भाई हम क्लास का जो फर्स्ट लेक्चर है इसको डिलीवर करेंगे। सब्जेक्ट है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन और इसका जो कोर्स नंबर है वो HND 301 के नाम से है। 3 क्रेडिट आवर का ये कोर्स है और इसमें वीकली हमारी 3 क्लासेस हुआ करेंगी। 2 क्लासेस आज डिलीवर हो जाएंगी, सेम टाइम पे हर हफ्ता हुआ करेंगी और जो इसकी थर्ड क्लास है वो कल डिलीवर होगी। अभी तक तकरीबन 19-20 के करीब लोग ज्वाइन कर चुके हैं। मैं 1-2 मिनट देख लेता हूं ताकि फिर मैं इकट्ठा ही शुरू करूं। जी अमारा फरूक, आपको मेरी आवाज आ रही है? अमारा फरूक, मैं एक आध बंदे को अनम्यूट करूंगा ताकि मुझे थोड़ा सा फीडबैक मिलता रहे साथ साथ। अगर कोई किसी किस्म का इशू हुआ तो फिर उसको हम उमैर, मैंने आपको उमैर मियाँ, आपको मैंने अनम्यूट किया है। यस सर। यस सर। जी, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। जी, तो फिर बिस्मिल्लाह करते हैं भाई। अभी तक मैंने क्या आप लोगों के साथ जो फर्स्ट मीटिंग मैंने रखी थी उसमें कोई डिस्कशन हुई थी कोर्स के हवाले से? सर बस आपने क्रेडिट आवर्स वगैरह का बताया था, अच्छा, इंट्रोडक्शन ही दिया था और कुछ नहीं। ठीक हो गया। चलिए कंटेंट्स ना, फिर मैं इन डिटेल मजीद कुछ नंबर बढ़ते हैं ना तो फिर किसी दिन आपसे डिस्कस करता हूँ आजकल में। तो आज हम डायरेक्टली जो है ना वो काम स्टार्ट कर देते हैं। जी, टाइटल है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन और आज इंट्रोडक्टरी इसका हम लेक्चर लेंगे। ये कोर्स जो है ना ये इसलिए ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है। नंबर वन तो ये आपका डिग्री प्रोग्राम के रिलेटेड जो है ना वो फर्स्ट कोर्स है जो इस सेमेस्टर में ऑफर होने जा रहे हैं। एक और कोर्स आप फूड साइंस के हवाले से इस सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं और बाकी तकरीबन 3 to 4 कोर्सेज जो हैं वो डिग्री को सपोर्ट करते हैं तो उनको हम सपोर्टिव कोर्सेज बोलते हैं, या कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनको हम कंपलसरी माइनर्स कहते हैं और उनके बगैर भी डिग्री प्रोग्राम्स जो हैं वो कोई भी, चाहे वो MBBS है, चाहे वो BDS है या कोई फार्मेसी, वो सारे इसके बगैर जो है ना वो कंप्लीट नहीं होते। वो कंपलसरी हैं, चाहे कोई भी डिग्री प्रोग्राम है उसमें उनको पढ़ना पढ़ाना होता है। तो ये फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन जो है ये आपका फर्स्ट कोर्स होगा इस डिग्री के हवाले से। दूसरे लफ्जों में मैं इसको अगर ये कहूँ कि भाई ये पूरी डिग्री को रिफ्लेक्ट करेगा। इन फ्यूचर इसी कोर्स के रिलेटेड जो है ना वो इसमें से कोर्सेज इमर्ज होते जाएंगे और डिटेल के साथ जाना वो आप पढ़ते जाएंगे। तो हमने जो 4 साल में न्यूट्रिशन के हवाले से बात करनी है वो कह लें कि उसकी एक समरी या कंप्रीहेंसिव फॉर्म जो है वो इस कोर्स के अंदर अवेलेबल है। तो ये तकरीबन 13-14 चैप्टर्स पे कंसिस्ट करता है। हम लोग जो है ना इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है उसको आज स्टार्ट करेंगे। तो इसमें कुछ पहले उमैर, स्क्रीन क्लियर है आपको भी? जी सर। जी, क्लास एग्रीमेंट्स जस्ट लाइक जब हम इसको डिलीवर करते हैं फिजिकल फॉर्म में
तो उस वक्त ये पहली स्लाइड जो है ना वो हर लेक्चर का हिस्सा होती है, और ये किस्म का एग्रीमेंट होता है बिटवीन स्टूडेंट्स एंड द टीचर, और इसमें हम कमिट करते हैं कि वी विल बी प्रेजेंट। मींस के प्रेजेंट में आप फिजिकली तो इस वक्त 34 पार्टिसिपेंट्स हैं, और मजीद जो है ना इनमें ऐड हो रहे हैं, लेकिन लेक्चर के दौरान इनका फिजिकली प्रेजेंट होना तो अब यहाँ पे क्लासरूम में तो वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऑनलाइन फिजिकली प्रेजेंट होना प्लस आप लोगों का मेंटली प्रेजेंट होना। मींस के जब मैं अगर किसी का नाम लेता हूँ अचानक किसी बंदे का, तो उस बंदे को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो मेरे साथ साथ चलेंगे तो आप जो है ना वो बेहतर लर्न करेंगे। जस्ट इसको सॉफ्टवेयर को ऑन करके साइड पे होके बैठ जाना तो आप उसमें कुछ गेन नहीं करेंगे। तो फिजिकली प्रेजेंस मींस के कोर्स के अंदर आपका प्रेजेंस होना जरूरी है, और जहां पे आप फील करें कि आपको कोई कंफ्यूजन है, आपको कोई क्लियर नहीं हो पा रहा, तो वहां पे हैंड रेज का ऑप्शन जो है ना इस सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल है। तो आप हैंड रेज करें तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। अनम्यूट सबको जो है ना एक वक्त में रखना इसलिए भी मुश्किल है कि अभी लोगों की ट्रेनिंग भी नहीं है, और आप लोगों ने घर का ऐसा हिस्सा जो है ना वो ट्रेस करना है कि जहाँ पे शोर शराबा ना हो, किसी किस्म की जो मुदाखलत है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर किस्म की आवाज जो है ना यहाँ पे पहुंचेगी। तो इसलिए हमने इसको म्यूट रखा होता है, और फिर लेक्चर का जो लास्ट सेगमेंट होता है उसमें क्वेश्चन आंसर के वक्त जो है ना इसको हम अनम्यूट करते हैं। ये तकरीबन 40 मिनट का सेशन होता है। क्लास हमारी 40 मिनट पे थी, लेकिन इसको हम बाई डिफॉल्ट देखें तो हम 45 से पहले इसको स्टार्ट नहीं कर सकते। इसमें 5-5 मिनट का 15 मिनट का गैप होता है, तो या तो क्लास फिर हम 30 मिनट्स पे स्टार्ट कर सकते थे या 45 मिनट्स पे। तो इसलिए मैंने इसको 45 मिनट्स पे जो है ना वो आज स्टार्ट किया है। तो सेकंड इसमें कमिटमेंट क्या है कि वी आर एक्टिवली लिसनिंग। मीन्स के जब आप सुन रहे होंगे प्रॉपरली तो फिर आपको जो है ना वो समझ आएगी। फिर एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। बाज दफा क्वेश्चन करना है तो इसमें देखना चाहिए किस बंदे ने पहले हैंड रेज किया है, या जिसको मौका दिया गया है उसको बोलने का मौका दें। ये ज्यादा चीजें जो है जब आप क्लास में फिजिकली होंगे ना तो फिर उस वक्त ज्यादा मैटर करती हैं, कि जब किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। ये बड़ा एक बेसिक प्रिंसिपल है। टेक केयर ऑफ आवर सेल्स, ठीक है, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर केयर। कम से कम हमें अपनी केयर करनी होगी। और इससे मुराद मैं ये लेता होता हूँ कि अगर क्लास में आप बैठे हो और आपको वो खुदा न खास्ता कोई इशू है तो आप क्लास को लीव करके जा सकते हैं, अपना वो मसला हल करें, और अगर ज्वाइन करना है तो आके ज्वाइन कर लें। तो क्लास में डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए किसी किस्म की, ठीक है। तो अगर कोई फर्ज गया किसी को वॉशरूम जाना है तो वो सिंपल एक उसमें पूछने वाली बात नहीं है, वो जाए और अपना काम करके तो आ जाए। इसी तरह पर्सनल एक्सपीरियंसेस से मुराद ये है कि बाज दफा जो जिस स्टेज पे आप इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे इंडिविजुअल्स हैं उनके अपने एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कॉन्स्टिपेशन एक प्रॉब्लम है, डायबिटीज एक प्रॉब्लम है, डायरिया एक बड़ा इशू है। तो बाज स्टेजेस आपकी लाइफ की ऐसी होती हैं कि जहाँ पे आप उसमें से गुजरे होते हैं, तो देन यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंसेस के साथ, ऐसे नहीं ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ये एक लर्निंग का प्रोसेस है। मैं कभी इसमें नहीं अपने आप को परफेक्ट समझता, तो मुझे भी कोई चीज जो है ना वो लर्निंग करने के लिए मिल जाए तो मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। तो हमने अपने एक्सपीरियंसेस जो है ना उनको अगर शेयर करना हो तो इससे मुराद ये है कि एक्सपीरियंस ऐसा होना चाहिए कि जिसका लेक्चर के साथ रेलेवेंस होना, नंबर 1, और नंबर 2 उसका बेनिफिट। बंदा अज्यूम करे कि भाई मुझे तो इसका बेनिफिट हुआ है तो बाकी भी जो लोग हैं उनको इसका बेनिफिट होने का चांस है। फिर हम जो है ना वो एक लर्निंग वाली एटमॉस्फेयर जो है ना उसको क्रिएट करेंगे। ये मैंने आपसे पहले ही बात की है। अभी चूंकि आप लोगों का इतना एक्सपोजर नहीं है, तो अगर मीटिंग्स होती है ना जब हमारी 20-25 का ग्रुप हो तो उसमें हम सारे जो है ना वो दरमियान में भी बात एक करता है, दूसरा सुनता है, फिर दूसरा करता है, तो बाकी सुनते हैं। लेकिन यहाँ पे वन वे फॉर्म हमें रखनी पड़ रही है, जो अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन एटमॉस्फेयर जो है ना वो हमने जो हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि अगर हम सबको अनम्यूट करते हैं तो आपके इवन गली मोहल्ले में से गुजरने वाले की आवाज भी यहाँ पहुंचेगी, आपकी भी बाज दफा जो है ना वो जहाँ पे आप बैठे होते हैं वहां पे कोई और कम्युनिकेशन हो रही होती है बिटवीन जो रेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स, तो वो भी
तो प्राइवेसी जो है ना वो बेसिकली काफी इसमें स्टेक पे होती है। तो हमने एक लर्निंग का एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है। उसमें क्या होना चाहिए कि मैं भी अपनी तरफ से यहाँ से कोशिश करूँ कि किसी किस्म की डिस्टॉर्शन ना हो, डिस्टरबेंस ना हो, और इसी तरह आप लोग भी इंश्योर करें कि आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम ना हो। एग्रीमेंट्स के बाद स्टडी ऑब्जेक्टिव्स हैं। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स की जब हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स जो है ना वो बेसिकली स्टेप्स होते हैं जिनके थ्रू हमने एक मंजिल को अचीव करना होता है। तो अगर हम डिग्री की ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स डिग्री प्रोग्राम जो है, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो ये कह लें कि डिफर करेंगे एज कंपेयर टू जब हम इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे। तो ये एक नैरो होगा, ठीक है। ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स के स्टडी ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है ब्रॉड डिस्कस करना कि इसका ओवरऑल क्या बेनिफिट होगा, इस डिग्री प्रोग्राम को 4 साल पढ़ने के बाद हमें क्या गेन होगा। जबकि इस चैप्टर के अगर मैं स्टडी ऑब्जेक्टिव्स की बात करता हूं तो आप कह सकते हैं कि भाई जब हम ये पूरा चैप्टर गो थ्रू कर लेंगे तो हमें किन किन चीजों का आइडिया होगा, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ डेफिनेशंस आ जाएंगी होपफुली, और ये एग्जामिनेशन में भी ऐसे हम क्वेश्चंस जो है ना वो बनाते हैं कि कुछ डेफिनेशंस का पार्ट भी होते हैं। तो जैसे न्यूट्रिशन क्या होती है, तो माइट भी आप लोग कुछ जानते भी होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे इसको ज्यादा अच्छे तरीके से जो है ना वो डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। अगर ये डेफिनेशन आपको याद होगी तो ये 4 साल आपके काम आएगी, क्योंकि हर कोर्स में, हर डिग्री में ये बार बार रिपीट नहीं होगी। तो जो चीज एक सेमेस्टर में डिलीवर हो गई है वो हम एज्यूम करते हैं कि आप बच्चे ने इसको रिटेन कर लिया है। तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन जो एक पहला सवाल होता है किसी भी बंदे का जब आप उससे मिलते हैं, तो भाई न्यूट्रिशन क्या होती है, फूड क्या होती है, न्यूट्रिएंट्स किसको के बोलते हैं, डाइट क्या चीज है, और बैलेंस डाइट क्या होती है। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डाइट एंड बैलेंस डाइट, सर्विंग क्या होती है, ठीक है, माल न्यूट्रिशन क्या चीज है, और मील प्लानिंग जो है वो किसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह की चीजें जो है यहाँ पे ये चंद डेफिनेशन यहाँ पे लिखी गई हैं। हो सकता है इससे ज्यादा भी हम चैप्टर के अंदर जो है उनको एलेबोरेट करें। तो जहाँ पे जो चीज आ जाएगी उसको मैं आपके साथ एलेबोरेट करता जाऊंगा। फिलहाल मैंने यहाँ पे 4-5 मोटी मोटी डेफिनेशनें लिखी हैं कि जो इस चैप्टर के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, और इसको पढ़ने के बाद, गो थ्रू करने के बाद हमें कम से कम इन चीजों का पता होना चाहिए। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डिटेल के साथ एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। जैसे न्यूट्रिशनल साइंसेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मींस कि अगर ये हम स्टडी करते हैं ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, या इसको न्यूट्रिशनल साइंसेस कह लें ब्रॉड कैटेगरी के अंदर, इसको पढ़ने के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों हम इसको पढ़ना चाहते हैं। इसके बाद फूड की क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, और फूड को हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, 2 कैटेगरीज में। एक कैटेगरी जो है उसमें हम देखते हैं कि इनके फंक्शन क्या हैं। फूड को हम इस बेस पे डिवाइड करेंगे, ये फंक्शन क्या करती है, क्या ये कैलोरीज देती है, क्या ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर रोल प्ले करती है, क्या ये बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करती है, या जो क्या लें कि वियर एंड टीयर हो रही है बॉडी के अंदर उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है, ठीक है। आजकल कोरोना का जो आपने इशू देखा ना, कोविड-19, उसमें लोग कहते हैं जी हमें जो फूड्स हैं जिनको हम बोलते हैं फंक्शनल फूड्स खानी चाहिए, इम्यून बूस्टर वाली फूड खानी चाहिए। तो हमने ये वर्ड पहले इतना नहीं सुना था, जब इस दौर में सुना है कि इम्यूनिटी बड़ी अच्छी चीज है जी। तो खुदा न खास्ता कोई बंदा कोलैप्स कर गया, एक्सपायर कर गया, तो हमने कहा जी उसकी इम्यूनिटी नहीं थी। और जो बच्चे बच गए हैं, जो बंदे हेल्दी रहे हैं इस दौर में भी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो सिंपली वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं नहीं हमारा इम्यूनिटी बड़ा स्ट्रांग था, हमारी इम्यूनिटी की वजह से हम क्या वो सेफ साइड पे रहे हैं। तो ये हम फंक्शंस में इस चीज को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कंजम्पशन पैटर्न, फूड को कंज्यूम करने की बेस पे भी उसकी कैटेगरी की गई है। जैसे एक फ्रूट ग्रुप है, वेजिटेबल ग्रुप है, ठीक है, सारी सब्जियां एक ग्रुप में रख दी तो उनको वेजिटेबल ग्रुप बोल दिया। फ्रूट्स हैं उनका हम एक कैटेगरी में रख देते हैं। इसी तरह सीरियल्स एक वर्ड यूज किया जाता है, या ग्रेन्स का वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है, शुगर का वर्ड यूज किया जाता है, और एडिबल ऑयल्स एक ग्रुप बन जाता है। तो ये ग्रुप्स जो है ना वो बेसिक 4 से काम शुरू हुआ था कि 4 ग्रुप्स में फूड को रखा गया था 1960s के अंदर।
तो उस वक्त न्यूट्रिशन की जो है ना वो अभी ABC थी, बिगनिंग थी, और विद द पैसेज ऑफ टाइम अब हम 2020 देखें तो इसमें हर रोज कोई ना कोई नई चीज जो है ना वो ऐड हो रही है। और यही अगर हम 10 साल बाद इस सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे तो इसमें कई और डेवलपमेंट्स हो चुकी होंगी। जैसे लेटेस्ट अब क्या है कि अब कहते हैं जी पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन, कि हर बंदे के जीन के हिसाब से जो है ना वो न्यूट्रिशन डिजाइन करनी चाहिए। तो पहले क्या दौर था, उसको हम बोलते थे जिसमें RDA स्टैंड्स फॉर रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, कि एक बंदे को अगर आयरन की बॉडी में कितनी रिक्वायरमेंट है, कितना उसको यूज करना चाहिए। तो इसमें क्या था कि एक पॉपुलेशन साइज का एनालिसिस करके, तो जो चीज 98% पॉपुलेशन में स्टैब्लिश हो गई कि ये 98% पॉपुलेशन में 100 में से 98 बंदे जो है ना उनके अंदर ये चीज वर्क करती है, तो उसको RDA का नाम दे दिया गया। ठीक है, RDA जो है ना वो हो सकता है कि एक बंदे ने वो डोज ली है किसी चीज की, आयरन उसने यूज की है, तो उसका बॉडी का सिस्टम ऐसा है कि वो उसको बेहतर हैंडल कर लेता है, तो इसमें उसकी ओवरडोजिंग होने के चांसेस हैं। और एक बंदा ऐसा है कि उसकी बॉडी उसको प्रॉपर हैंडल नहीं कर पाती, तो उसमें डेफिशिएंसी रहने की जरूरत है। मॉडर्न न्यूट्रिशनल साइंस क्या कहती है कि हर बंदे को जीन्स को देख के, ठीक है, और मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल आपको DNA से आप समझ गए होंगे। अभी एक रिसेंट मोटरवे पे जो है ना वो एक इंसिडेंट हुआ था, और उसमें कल्प्रिट्स जो है ना उनको अगर पकड़ा गया है तो इसी वजह से कि उनके DNA की बेस पे, ठीक है, वो एक ड्रॉप जो है वो ब्लड का, जो कार का उन्होंने जो शीशे वगैरह तोड़े थे ना दरवाजे के, तो वहां पे एक ड्रॉप लगा हुआ था ब्लड का, उसी की बेस पे जो है ना वो उन्होंने प्रोफाइलिंग की है उस कल्प्रिट की। तो अल्टीमेटली उसका जो है ना वो प्रीवियस हिस्ट्री भी थी, उनके पास डेटाबेस था जहाँ पे वो चीज लिंक कर गई। तो आप इमेजिन करें कि साइंस में कितनी तरक्की हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फूड की बात कर रहे हैं और ये दौर जो है ना वो इंशाल्लाह जल्द आने वाला है। ठीक है, जैसे जैसे साइंस के अंदर तरक्की हो रही है कि हम फूड जो है ना वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाएंगे। उससे क्या होगा, उससे ना फिर किसी में न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी, ना किसी में एक्सेस होने की चांसेस हैं। इसके बाद फूड गाइड पिरामिड है भाई। इसमें फूड गाइड पिरामिड एंड अप्रोच फॉर बैलेंस डाइट के नाम से एक चीज एग्जिस्ट करती है। तो फूड को बैलेंस करने की ना, यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया था बैलेंस डाइट। तो जब मैं कहता हूँ ना कि बैलेंस डाइट खाएं, तो अगला क्वेश्चन क्या आता है, इंडिविजुअल कहता है कि सर बैलेंस डाइट का कैसे पता चलेगा कि मेरी डाइट बैलेंस हो रही है। उसके लिए दुनिया ने मुख्तलिफ अप्रोचेस अडॉप्ट की हैं, जिनमें से एक अप्रोच जो है वो फूड गाइड पिरामिड भी है। ठीक है, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर माल न्यूट्रिशन की बात हो रही है। ठीक है, माल न्यूट्रिशन जो है ना वो कह लें कि न्यूट्रिशन का अपोजिट है। अभी हम अच्छी बात कर रहे थे कि न्यूट्रिशन खाने से हमें कैलोरीज मिलती हैं, हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, लेकिन अगर हम चीजें प्रॉपर नहीं खाते तो फिर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। ठीक है, जिसमें आगे हम जाके इनकी डिटेल्स पढ़ेंगे। फिर मील प्लानिंग का एक यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है। तो मील प्लानिंग से मुराद क्या है कि अगर हमने मील को तैयार करना है तो उसमें क्या क्या एलिमेंट्स जो है ना उनको जेन में रखना चाहिए। बिल्कुल ऐसे जैसे आप मेन्यू की बात करते हैं, कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप कहते हैं जी मेन्यू लेके आए, और फिर मेन्यू के हिसाब से जो है ना वो आप ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो यहाँ पे मील प्लानिंग का वर्ड जो है ना वो मैंने यूज किया है। एग्जाम्पल इसकी इसमें इस तरह जेन में रख लें कि बाज दफा अगर कोई बंदा डायबिटिक है तो वो कहता है कि शुगर ने तो अब जान नहीं छोड़नी, तो अब मुझे बताएं कि मैं अपना खाना पीना जो है ना वो कैसे मैनेज करूं कि मुझे जो मेरा ब्लड के अंदर शुगर लेवल राइज कर जाता है वो मसला किसी हद तक जो है ना वो टैकल हो जाए। जी, अभी यहाँ पे किसी स्टूडेंट ने हैंड रेज किया था, अगर वो दोबारा कर सकता है तो मैं इसका पूछ लेता हूँ। हैंड रेज किया था भी किसी ने, तो क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। जी सर आप वो रिपीट कर देंगे कि आपने जो कहा था कि डाइट जीन्स के हिसाब से जो ये बहुत एडवांस वो होगा, मेरी बात सुनिए, बहुत एडवांस होगा आपके लिए, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जीन्स जो है ना वो आपको तो पता है ना कि हर ह्यूमन, अब एक
इंडिविजुअल की बात करें, ह्यूमन की, तो ये इसके तकरीबन 90% जीन्स जो है ना वो डॉक्यूमेंट हो चुके हैं, ठीक है। तो 4 बिलियन के करीब जो है ना वो अगर एक ह्यूमन जीनोम मैप अगर आप नेट पे जाके सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक ह्यूमन का पूरा जो उसकी बॉडी में जो जीन्स पाए जाते हैं उनको स्टडी किया जा चुका है और एक मैप डेवलप किया गया है, ठीक है। और अब अगर हम किसी दूसरे इंडिविजुअल में देखते हैं तो उसको हम स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके डिफरेंसेस जो है ना वो देख सकते हैं। तो पर्सनलाइज न्यूट्रिशन क्या कहती है कि जैसे आप अब शॉपिंग करने जाते हो तो आपके पास एक टूल होना चाहिए, जैसे स्कैनर्स हैं, आपके मोबाइल के अंदर ऐसा सॉफ्टवेयर होगा कि आप किसी फूड को जो है ना उसके स्कैन करेंगे और इसी तरह आपकी अपनी प्रोफाइल जो है वो मोबाइल के अंदर जो है वो पहले बिल्ट इन होगी, आपने उसमें जो इंफॉर्मेशन फीड की होगी उसके साथ टैली करके आपके पास एक इंफॉर्मेशन आ जाया करेगी कि ये फूड जो है ना वो कितनी आप यूज करें तो आपकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी हो सकती हैं। जैसे एक बंदा जो है उसकी 2000 कैलोरी रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर वो 3000 लेता रहेगा तो अल्टीमेटली उसका वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। या अगर वो 2000 की निस्बत 1500 गुजारा कर रहा है, 1500 खा रहा है, तो उसकी बॉडी जो है वो डाउन साइड पे जाना शुरू हो जाएगी, जो कि अच्छा इंडिकेटर नहीं है। इसी तरह आयोडाइज्ड सॉल्ट की एक एग्जांपल ले लें, खाने में कहते हैं आयोडीन मिला नमक यूज करना चाहिए। और आयोडीन हम क्यों खा रहे हैं कि थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो थायराइड ग्लैंड्स जो हमारे नेक के एरिया में पाए जाते हैं वो उसको सिक्रीट करते हैं। और थायरॉक्सिन जो है ना वो बॉडी में बहुत सारे काम करता है, जिनमें से एक काम उसका जो है वो डाइजेशन को हेल्प करना भी है, यानी खुराक जो हम खाते हैं उसको हजम करने में असिस्ट करना। अब अगर थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो कम पैदा हो रहा हो तो उसका एक तो हो ये मसला होगा कि हमारा हाजमा खराब हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करेगा। और दूसरा उसका नुकसान क्या है कि जो थायराइड ग्लैंड्स हैं वो ज्यादा जोर लगा रहे होंगे, उनको ज्यादा एफर्ट करनी पड़ रही है कि किसी तरीके से वो अपने थायरॉक्सिन को प्रोड्यूस करें। और इसी चक्कर में नेक एरिया जो है ये स्वोलन फॉर्म में स्वेल कर जाता है और लोगों की गर्दन जो है ना वहां पे एक बाहर की तरफ उभरी हुई चीज नजर आती है, ठीक है। गर्दन जो है वो साइज में एनलार्ज हो जाएगी। तो बेसिकली क्या है कि अंदर जो ग्लैंड्स थे थायराइड ग्लैंड्स उनका साइज बढ़ गया। अब जो खाने वाला नमक है उसमें जो आयोडीन डाली हुई है वो एक खास डोज डाली हुई है। मैं खाता हूं तो हो सकता है मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हो, आप खाती हैं तो हो सकता है मेल और फीमेल का डिफरेंस हो, एज वाइज डिफरेंस हो, कोई बंदा सॉल्ट ज्यादा खाता है, कोई बंदा सॉल्ट जो है वो कम खाता है, उसकी वजह से इश्यूज आते हैं। तो वो जो पहली अप्रोच है ना उसको हम कहते हैं मास लेवल फोर्टिफिकेशन, कि फूड के अंदर वो न्यूट्रिएंट ऐड कर दें कि जिसकी कमी है और वो फूड जो है वो सारी पॉपुलेशन को अवेलेबल हो। यानी हमने ऐसी फूड पिक करनी है कि जो मेजोरिटी जो है ना वो खाती भी हो। जैसे गंदम का आटा, उसमें आयरन डालने का क्या फायदा है कि आटा तो खाना ही खाना रोटी बनाने के चक्कर में। इसी तरह दूध के अंदर जब चीज कैल्शियम डाल दिया, नेस्ले ने है, नेस्विटा के नाम से उन्होंने एक दूध लॉन्च कर दिया, उसमें कैल्शियम की क्वांटिटी ज्यादा है। और वो कहते हैं जो मदर्स हैं स्पेशली या फीमेल जो हैं उनमें कैल्शियम के लॉसेस ज्यादा होते हैं, तो उनको कैल्शियम इस दूध से, दूध के अलावा कैल्शियम का एडिशनल बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या हर एक को एक जैसा कैल्शियम चाहिए या हर बंदे को एक जैसा आयोडीन का डोज चाहिए? तो इस अप्रोच के अपोजिट जो इस वक्त कह लें कि प्रोग्रेस हो रही है उसको पर्सनलाइज न्यूट्रिशन कहते हैं, कि इंडिविजुअल की बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को देखा जाए और उसके हिसाब से फूड का पिक एंड चूज किया जाए। तो बाकी इंशाल्लाह फिर ये जैसे जैसे कोई लेक्चर आगे चलेगा ना फिर आपसे बात होती रहेगी। अभी आप फिलहाल जो चीजें हैं ना इनके ऊपर कंसंट्रेट करें। तो मैंने जो इस चैप्टर के अंदर हमने चीजें पढ़नी है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अब नेक्स्ट जो है ना इसमें वन बाय वन हम इसको स्टार्ट करेंगे। अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक चीज आप ज़हन में रखें कि ये हमारा जो है ना वो 40 मिनट्स का सेशन होगा। तो 45 पे ये शुरू हुआ था, तो आप इसमें ऐड कर लें कि 40 मिनट्स के बाद जो है इसने डिस्कनेक्ट कर जाना है। जबकि क्लासेस जो है वो हमारी 2 क्लासेस हैं, तो फिर इसके बाद फौरी तौर पे आपने इसको दोबारा उसी लिंक को क्लिक करके आपने इसमें शामिल हो जाना है। तो मैं उसी तरह लेक्चर जो है ना वो कंटिन्यू रखूंगा। मुझे भी डिस्कनेक्ट के बाद दोबारा कनेक्ट होना पड़ता है, तो एक आध मिनट जो है ना वो दरमियान में डिस्टॉर्शन आती है,
तो फिर हमारा आगे फिर 40 मिनट्स हैं वो हमें मिल जाते हैं। तो इसमें अभी जो कोई मुझे सुन रहा है यहाँ पे, कोई बंदा कोई अपनी प्रेजेंस शो करे भाई। यस सर। जी, अच्छा आप मुझे बताएं कि न्यूट्रिशन किसको कहते हैं जी? सर द को ना देखें जो फूड लिखा दैट, नजर आ रहा है ना, आपके जहन में क्या चीज है? सर जो हमें अपनी बॉडी को जिंदा रहने के लिए हमें ऐसी चीजें खानी पड़ती हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, जिनसे हम काम करते हैं, वो चीजें न्यूट्रिएंट्स होती हैं। ठीक हो गया जी। तो न्यूट्रिएंट्स बेसिकली वो चीज है कि जो बॉडी में कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करती हो। यस। और न्यूट्रिशन जो है ना, ये बेसिकली एक प्रोसेस का नाम है, ठीक है। कि वही न्यूट्रिएंट्स जब हम खाएंगे, ठीक है, तो 4 चीजें होना बहुत जरूरी हैं। नंबर 1, कंजम्पशन। अगर एक बंदे के सामने बादाम पड़े हों, बड़ी न्यूट्रिशियस चीज, हनी पड़ा हो, ठीक है, अगर वो खाता ही नहीं है या खा नहीं सकता किसी मसले की वजह से, तो क्या उसकी बॉडी में वो ऑटोमेटिकली न्यूट्रिशन चली जाएगी? तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप इज द कंजम्पशन। अब जब हमने कंजम्पशन करनी है तो यहाँ पे हम एक दो वर्ड सुनते हैं, बाज़ दफा कहते हैं जी फास्ट फूड ना खाएं जी। क्यों जी? फास्ट फूड के नुकसान बहुत सारे हैं। बाज़ दफा कहते हैं जंक फूड नहीं खानी चाहिए, स्नैक्स नहीं इतने खाने चाहिए जिनकी वजह से वेट गेन भी होता है और कुछ और प्रॉब्लम्स भी आते हैं। तो मीन्स के कंजम्पशन एक ऐसा स्टेप है कि यहाँ पे हमें सोचना होगा कि जो फूड हमने खानी है उसकी क्वालिटी क्या है। क्या वो कार्बोहाइड्रेट्स देने जा रही है? क्या वो प्रोटीन का अच्छा सोर्स है? अगर हम किसी को कहें भाई आपने अपने मसल बिल्ड करने हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रोटीन वाली फूड्स खाओ, यानी गोश्त खाओ, अंडा खाओ, दूध, मछली, इस तरह की चीजें ज्यादा यूज करनी चाहिए। अगर हम कहते हैं कि भाई बड़ी जल्दी एनर्जी चाहिए, क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी, तो हम कहते हैं जी फैट पे, फैट जो है वो डबल एनर्जी देती है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। तो हम कहते हैं जी आप ना, तो जिस तरह पुराने पहलवान होते थे पाकिस्तान के, जारा पाल पहलवान, बोला पहलवान, आप लोगों ने नाम नहीं शायद सुने होंगे, तो हिस्ट्री को थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे तो ये रेसलिंग का जो है ना, जो इस वक्त रेसलिंग अवेलेबल है, उसकी कह लेंगे, इसमें तो कोई जोरदार नहीं लगता, सारा कुछ लगता है कि आर्टिफिशियल हो रहा है। तो पहले जो पहलवान करते थे, असली जो फाइट होती थी उस वक्त उनको अपनी बॉडी को बिल्ड करने के लिए कैलोरीज की भी जरूरत होती थी। अच्छा, एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, टूर दी फ्रांस साइकिल रेस कह लें, इसी तरह मुख्तलिफ कंट्रीज ने ना कोई इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तो जैसे फ्रांस वाले जो है ना, वो एक साइकिल रेस लगवाते हैं, एनुअल बेस पे कंपटीशन करवाते हैं। अब उसमें जो एथलीट हिस्सा लेता है, साइकिलिस्ट जो है, उसकी बॉडी में कम से कम 7000 कैलोरीज होनी चाहिए, ठीक है। तो एवरेज इंसान को कितनी चाहिए? तकरीबन 2000। उसको कितनी चाहिए? 7000। अगर 7000 उसकी बॉडी में वो उस वक्त एनर्जी नहीं होगी, तो वो एग्जॉस्ट हो जाएगा कुछ फासला जो है वो तय करके, और अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकेगा। इसी तरह एक फौजी है जो सियाचिन में इस वक्त जो है वो फाइट कर रहा है, सियाचिन में बैठा हुआ है, ठीक है। उस जगह पे लड़ाई ना भी करनी हो, इतनी ठंड के अंदर बैठना जो है वो भी है, बॉडी के साथ फाइट हो रही है उसकी, तो उसको मिनिमम जो है ना 3500 to 4000 कैलोरीज चाहिए। तो वही फौजी जब नॉर्मल हालात के अंदर किसी शहर के अंदर उसकी जॉब होगी, तो वहां पे उसको 2000 काफी है। तो इसका मतलब है कि जो आ, हमें अपनी बॉडी के हिसाब से जो है ना, वो फूड की क्वालिटी जो है उसको और क्वांटिटी जो है उसको चूज करना होगा। तो इस कोर्स के तकरीबन 6 से 7 चैप्टर्स जो है ना, वो शुरू वाले, वो हमें पढ़ने के बाद ये पता चल जाएगा कि फूड की क्वालिटी क्या चीज होती है, ठीक है। तो इसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है, ये 5 एलिमेंट जो है ना, और पानी का एक चैप्टर है, वाटर सेकंड चैप्टर है आपका। तो ये हम चैप्टर्स 5 to 6 चैप्टर्स पढ़ेंगे, तो जिनसे पढ़ने के बाद हमें ये कंजम्पशन का जो एलिमेंट है ना, वो क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली ये कोर्स जो है ना, ये न्यूट्रिशन की डेफिनेशन है बेसिकली, और न्यूट्रिशन की डेफिनेशन का जो पहला एलिमेंट है ना, उसको हम कंजम्पशन कहते हैं। कंजम्पशन के बाद सेकंड आ जाता है एब्जॉर्प्शन। तो जो चीज हमने खाई है, अगर वो एब्जॉर्ब भी नहीं होती, हाँ इसमें भाई एक चीज मिसिंग है, उसको हम कहते हैं डाइजेशन। तो मुंह से जब हमने फूड को खा लिया, तो वो आगे मिद्दे में जाएगी, और मिद्दे में जाके उसका डाइजेस्ट होना, टूटना, ठीक है, डिसमेंटल होना।
तो डाइजेस्ट होने के बाद अगला स्टेप है एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन के बाद चौथा स्टेप है, उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म, या उसको दूसरे लफ्जों में कहते हैं यूजिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, टू मेक यूज ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी। तो अब ये चारों चीजें अगर किसी की बॉडी की अच्छी हैं तो उसकी सेहत अच्छी होगी। इंजेक्शन अच्छी करें, क्वालिटी फूड खाएं, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका हेल्दी होना चाहिए। अगर मैदा काम नहीं कर रहा, फूड को तोड़ता फोड़ता नहीं है प्रॉपर, तो अल्टीमेटली उसमें से एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकेगी, या एब्जॉर्प्शन जो है ना, डाइजेस्ट तो हो गई है फूड, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई मसला है कि वहां पे विलाइज जो है वो एब्जॉर्प्शन का काम प्रॉपर नहीं कर रहे, तो फिर उसके भी वेस्ट होने के एलिमेंट है। और इसी तरह अगर एब्जॉर्ब अच्छा हो गया और उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं हो रहा, तो मेटाबॉलिज्म क्या है कि जिसमें फूड को उसकी कैटाबॉलिज्म होगा, ब्रेक डाउन होगी, और ब्रेक डाउन के बाद कुछ एनर्जी के लिए यूज हो जाएगी और कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए, प्रोटीन की तरह, जैसे मसल्स बनेंगे, टिश्यूज बनेंगे। आपका ब्लड जो है वो तकरीबन 3 माह बाद रिप्लेस हो जाता है, तो ब्लड सेल्स नए बनना, उसके लिए फूड का होना जो है वो जरूरी है। ठीक है, हेयर्स हमारे जो है वो आप देखते हैं ना, ग्रो करते हैं, नेल्स ग्रो करते हैं, और हम इनको ट्रिम करते रहते हैं। तो ये हर चीज जो है ना ये डिमांड करती है न्यूट्रिएंट्स को। तो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आएंगे? जब मेटाबॉलिज्म होगा। तो जिसका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है वो भी डेफिनेटली पुअर साइड पे जाएगा। तो अब ये चारों काम करने के बाद हमें जो चीज मिलती है उससे क्या होती है? बॉडी की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, मेंटेनेंस होती है, और बॉडी को फ्यूल मिलता है, कैलोरीज मिलती हैं, जिससे हम डे टू डे एक्टिविटीज जो है ना उनको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई, आप इसको यहाँ से याद कर लें, या जैसे मैंने आपको 4 स्टेप्स बता दिए ना, द प्रोसेस ऑफ इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, और ये 4 चीजें करने किस पर्पज के लिए? फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड फ्यूलिंग द बॉडी। ठीक है, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना। तो मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है जिसमें कम्युनिटी जो है ना इसका प्रैक्टिस एरिया। ठीक है, न्यूट्रिशन का जो एंड बेनिफिट है वो किसको होगा? लोगों को होगा।